अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटे आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और जो लेसन हमने स्टार्ट किया वेदर डेइंग सन, और आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले होगा हमारा एजेंडा ऑफ टुडे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो लेसन हम पढ़ चुके हैं उसके हाईलाइट पॉइंट्स, और उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे समरी का, जो कि समरी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसका एक शॉर्ट सा रिव्यू, ताकि क्वेश्चन आंसर्स को समझने में और उनको अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को आसानी हो सके। उसके बाद हम लोग इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे उनके सिनोनिमस वर्ड्स आप लोगों ने आज के आपके काम में अपने क्या करना है कि आप लोग अपने रजिस्टर के ऊपर इन वर्ड्स को लिखोगे, और जो जो उसके बारे में आपके माइंड में जो भी सिनोनिमस वर्ड आएंगे, यानी उससे रेलिवेंट जितने भी वर्ड्स आएंगे, आप लोग साथ में उनको लिखते जाओगे, या आप लोग उन वर्ड्स को बना के रख लोगे और उनके सिनोनिमस वर्ड्स आप लोग लिखोगे बाद में, और जब इंशाल्लाह हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तो आप लोग मुझसे उनको डिस्कस करोगे। और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो आज का हमारा एम क्या है, जो कि हमने फुलफ़िल करना है अपनी सेशन के लास्ट तक। हम लोग जो है देखेंगे कि अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एंड लाइन। हम लोग हर क्वेश्चन की जो लाइन है और उसके जो आंसर्स हैं उनको मैंने डिफरेंट शेड्स में लिखे हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको और आप लोग डिफरेंशिएट कर सको उन पॉइंट्स को। तो वो हम लोग देखेंगे। अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ अर्थ एंड लाइफ। तो फिर हम लोग देखेंगे कि अर्थ और लाइफ की बिगिनिंग कैसे हुई, जो कि हम बहुत डिटेल के साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। और उसके बाद अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ सिनोनिम्स। तो हम लोग देखेंगे कि सिनोनिम्स का यूज़ कैसे होता है। मैं अंदर कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ सिनोनिमस वर्ड्स यूज़ करके बताऊंगी, ताकि आप लोगों को समझ आए कि सिनोनिमस वर्ड्स कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स वेया क्वेश्चन आंसर्स। वेया का मतलब होता है थ्रू, ठीक है, यानी हम अंडरस्टैंड करेंगे मेन पॉइंट्स को अपने क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए। हमारा जो कल वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अपने मेन पॉइंट्स को देखा किसके ज़रिए, अपनी समरी के ज़रिए, यानी उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उनको पढ़ा। तो आज हम लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे किस में से, क्वेश्चन आंसर्स में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। हाउ इट इज़ दैट, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे मुमकिन है, अ स्टार कि एक सितारा, सेल्डम फाइंड्स, शाज़ो नादर, सेल्डम का मतलब होता है शाज़ो नादर, कभी कभार, फाइंड्स आ जाए, अनदर स्टार नियर इट। ये कैसे मुमकिन है कि एक सितारा जो है वो गर्दिश करता हुआ, या जो एक सितारा है वो कैसे दूसरे के नज़दीक आ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि एक सितारा जो है वो दूसरे के नज़दीक आ जाए, ये कैसे मुमकिन है। इट इज़ सो, ऐसा इसलिए होता है, बिकॉज क्योंकि ईच स्टार ट्रेवल्स इन इट्स स्पेसिफाइड ऑर्बिट। ऐसा इसलिए होता है कि हर सितारा अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही सर्कल में, अपने ही हद में, अपनी ही एक लिमिट में सर्कल करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब हर सितारे का अपना ही एक सर्कल होगा, अपना ही ऑर्बिट होगा, अपना ही उसका एक एरिया होगा, तो वो उसी में ही राउंड करता रहेगा, इसलिए एक सितारा दूसरे के नज़दीक नहीं जाता। इट इज़ सो बिकॉज ईच स्टार ट्रेवल्स इन इट्स स्पेसिफाइड ऑर्बिट। ये हम लोगों ने जो है पॉइंट माइंड में रखना है। उसके बाद क्या है, दे हैव एन अनइमेजिनेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अनइमेजिनेबल, ये वर्ड बेटे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। अनइमेजिनेबल जो है इनके दरमियान में स्पेस होती है, डिस्टेंस होता है। तो ये हम लोग साथ साथ इसको समरी भी हम लोग देखते जाएंगे। हम लोगों ने समरी में डिस्कस किया था कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि कोई भी सियारा दूसरे के नज़दीक नहीं जाता। तो हमारे आंसर में वो देखें, वो समरी वाली चीज़ यूटिलाइज हो रही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था कि हाउ इट इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कैसे एक सितारा दूसरे के नज़दीक नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता कि खला बहुत ज़्यादा बड़ा है और उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, दे हैव एन अनइमेजिनेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, और जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, जो स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये भी रीज़न हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल से अपनी समरी में।
और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, इननंबरेबल स्टार्स मूव इन स्पेस, और खला में बेशुमार सितारे गर्दिश करते हैं और वो दूसरे के नज़दीक नहीं जाते, और इसका रीज़न बिल्कुल यही है कि वो बहुत ज़्यादा खला बड़ा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इन तीनों की स्टेटमेंट इतनी सिमिलर है कि इनका एक ही क्वेश्चन आप लोगों को अपनी हेल्पिंग बुक्स में भी नजर आएगा, और यहाँ पे भी आप लोगों को एक ही क्वेश्चन जो है उसका एक ही आंसर जो है वो एक आंसर इन तीनों जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हेन जब, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, अ वंडरिंग स्टार एक गर्दिश करता हुआ सितारा, वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस खला में गर्दिश करता हुआ, केम नियर द सन सूरज के नज़दीक आ गया। ये सारा वो इवेंट है जो मैंने आपको कल बताया था कि एक सितारा जो है वो गर्दिश करता हुआ दूसरे के नज़दीक आया, और वो जब दूसरे के नज़दीक आया तो उसने क्या किया। हम बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें, फिर मैं आपको वो दोबारा समरी में रिव्यू करवाती हूँ, जो कि हमने अपने एजेंडा में पढ़ा कि हम साथ साथ समरी को भी रिव्यू करेंगे ताकि हम लोग आंसर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हेन द वंडरिंग स्टार जब गर्दिश करता हुआ सितारा, केम नियरर एंड नियरर जब वो नज़दीक से नज़दीक तर आता गया। यानी उस वक्त क्या हुआ जब वो गर्दिश करता हुआ सितारा दूसरे सितारे के बिल्कुल करीब, बिल्कुल नज़दीक आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर प्लैनेट्स प्लैनेट्स क्या हैं, एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस और वो प्लैनेट कैसे वजूद में आए। अच्छा, अब हमारे इसमें देखें बेटे किस तरीके से आंसर हमारा एक होगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एक गर्दिश करता हुआ सितारा दूसरे के नज़दीक कैसे आ गया। वो ऐसे आ गया कि वो गर्दिश करता हुआ उसके जब नज़दीक आया तो उनमें ग्रेविटेशनल पुल जो है वो शुरू हो गया, जो हमने अपनी कल समरी में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है कि जब वो उसके नज़दीक से नज़दीक तर आ गया तो फिर क्या हुआ। फिर ऐसा हुआ कि एक बिग बैंग हुआ जिसके नतीजे में वो जो सियारा था वो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, और वो टुकड़ों ने दूसरे सियारे के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए, तो वो हमारे क्या कहलाने लगे, प्लैनेट्स कहलाने लगे। और उन्हीं प्लैनेट्स में से एक जो है वो हमारी अर्थ है। और व्हाट आर प्लैनेट्स, तो यहाँ पे भी वही हमारा आंसर है कि प्लैनेट्स क्या हैं और वो किस तरह वजूद में आए। तो इस तरह वजूद में आए कि एक बैंग हुआ और उस बैंग के नतीजे में वो एक सियारा टूट गया और वो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया, और उन प्लैनेट्स ने अर्थ के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। आई होप कि आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को समझ चुके हो, और वो तीनों आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इस वजह से इनका एक आंसर है। तो आंसर क्या है, स्टार्ट हम लोग देखते हैं। अ माउंटेन ऑफ मेल्टन मैटर वॉज क्रिएटेड ऑन द सन, एक बहुत बड़ा सियारा एक पहाड़ की तरह आके जो है वो सूरज के सामने खड़ा हो गया, उसके नज़दीक आ गया। व्हेन द अदर स्टार केम नियर, और जब उसके नज़दीक दूसरा सियारा आया तो क्या हुआ, रेज्ड बिग वेव ऑफ गैसेस, उसने गैसेस की बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स और वेव उसके ऊपर छोड़ी, जो कि ग्रेविटेशनल पुल से वो उसके ऊपर और ज़्यादा उसकी जो वेव्स हैं वो गहरी होती जा रही थी। फिर क्या हुआ, वेव रोज, और वो वेव्स बढ़ती गई, एंड ब्रोक, और वो टूट गई, इन द फॉर्म ऑफ पीसीज, पीसीज की शक्ल में वो टूट गई। और फिर क्या हुआ, दीज पीसीज नोन एज प्लैनेट्स, और वो पीसीज जब गिरे तो उनको हमने वो गिरने के बाद हमने राउंड करना शुरू कर दिया, तो उनको हमने क्या कहा, फिर पीसीज को उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने प्लैनेट्स का नाम दे दिया, प्लैनेट्स का। और हमारी अर्थ जो है, अर्थ इज वन ऑफ देम, और उनमें से क्या है हमारी ज़मीन। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कल समरी में बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे। और आप लोगों ने बेटे ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, इसको मैंने पॉइंट्स में बना के इसलिए लिखा है ताकि आप इनकी जो इंपॉर्टेंस है ना, इन वर्ड्स की, इन लाइन्स की, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। आप लोगों ने आंसर इसका इस तरह नहीं लिखना, आपने आंसर इसका वो जो लाइंस में लिखते हैं ना उसी तरह ही लिखना है, लेकिन ये मैंने पॉइंट्स में इसलिए रखा है ताकि आपको इसको आप लोग इसको पॉइंट्स की शक्ल में अपने माइंड में रख सको और आप लोगों से कोई पॉइंट्स छूट ना जाए, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आप लोगों ने, तो यू आर मोर देन वेलकम। उसके बाद बेटे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमारा एक आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, कि सितारों के ऊपर जिंदगी का वजूद क्यों नहीं हो सकता, वहां पे इंसान क्यों नहीं रह सकता। व्हाट आर द रीजंस, देयर इज नो लाइफ ऑन द स्टार्स, व्हाई, बिकॉज दे आर
टू हॉट, वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, टू बॉयल एवरीथिंग, कि वो हर चीज को बॉयल कर देंगे, हर चीज को खत्म कर देंगे। इंसान तो बॉयल नहीं हो सकता ना, इंसान तो बहुत ज्यादा गर्मी में तो जल जाता है, तो डेफिनेटली वहां पे इंसान का वजूद मुमकिन ही नहीं हो सकता। दिस मच टेम्परेचर इज नॉट सूटेबल फॉर लाइफ, और इतना हॉट टेम्परेचर इंसान के लिए सूटेबल ही नहीं है। और ये कंडीशंस हैं और ये वो वजूहात हैं और ये वो रीजंस हैं जिस वजह से स्टार्स के ऊपर लाइफ का वजूद, जिंदगी का वजूद नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एक नोट लिखें बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत पे, कि जिंदगी शुरू कैसे हुई। बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई ऑन द अर्थ, इस जमीन के ऊपर। पीछे तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अर्थ कैसे वजूद में आई। इस क्वेश्चन में हमने बेटे डिस्कस किया है कि अर्थ कैसे वजूद में आई। ठीक है, इसकी लास्ट वाली लाइन देखें, अर्थ इज वन ऑफ देम। जब वो बिट्स एंड पीसेस टूटे तो टूटने के बाद वो प्लैनेट्स बन गए और उनसे हमारी अर्थ वजूद में आ गई। ये क्वेश्चन अब आप लोगों ने नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन अगर आ जाए ना, हाउ डज अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उसका आंसर ये है। अगर आ जाए हाउ डज लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उसका आंसर आगे वाला जो हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला। ठीक है, राइट अ नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तो ये दोनों क्वेश्चन को डिफरेंशिएट आप लोगों ने खुद करना है और अपने माइंड में रखना है कि अर्थ की बात होगी तो हमने वो वाला क्वेश्चन लिखना है, और अगर लाइफ की बात होगी तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आंसर बेटे देखते हैं। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हाउ एंड व्हेन लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे और कब जिंदगी वजूद में आई। हाउएवर, ताहम, इट इज स्टेटेड दैट इट इज स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, यानी जिंदा मादा की शक्ल में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में ये पहले वजूद में आई। विच बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और वक्त के साथ साथ इसमें तरक्की होती गई, ये कॉम्प्लेक्स होती गई लिविंग थिंग, और फाइनली ये किस में चेंज हो गई, फाइनली ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसके बाद जो है ना इंसान की शक्ल उसने ले ली और इस तरीके से जिंदगी का वजूद शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, वाई इज द यूनिवर्स, क्यों ये कायनात, ऑफ विच अवर अर्थ इज अ पार्ट, जिसका हमारी जो है ना वो जमीन भी एक हिस्सा है, सो फ्राइटनिंग, इतनी ज्यादा हमारे लिए खौफजदा है। ये जो कायनात है जिसका हम लोग भी हिस्सा है या जो हमारा हिस्सा है, वो क्यों इतनी खौफजदा है हमारे लिए। तो इसके रीजंस देखते हैं क्यों खौफजदा है। हम लोगों ने समरी में बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया था। द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग टू अस बिकॉज ऑफ अवर एक्सट्रीम लोनलीनेस। पहले नंबर पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, जिस वजह से हमारे माइंड में क्या बनता है, फियर बनता है। हम लोग फियरफुल जो है ना वो हो जाते हैं, हम लोग फियर फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है यहाँ पे। फिर उसके बाद लिटलनेस ऑफ अर्थ, ये दुनिया देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल यूनिवर्स को देखें जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसको हम लोग, और इतने ज़्यादा सियारे हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते, तो फिर हमारी अर्थ तो बिल्कुल लिटल हुई ना। तो लिटलनेस ऑफ अर्थ जो है ना ये भी हमें बहुत ज़्यादा फ्रेटनिंग करती है। और इसके बाद लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम स्पेस। टाइम स्पेस का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मिलियन माइल्स अवे, बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है, जिस वजह से हम लोग इसको हमें फ्रेटनिंग फील होती है और हम लोग फ्राइटफुल हो जाते हैं। और उसके बाद नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ लाइक अवर्स ऑन एनी प्लैनेट। और इसके अलावा जितने भी यूनिवर्स में सियारे हैं, अर्थ के अलावा किसी के ऊपर भी फिलहाल जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में साइंटिफिक रिसर्चेज हों और पॉसिबल है कि बाकी सियारों के ऊपर लोग रहना शुरू कर दें, या आने वाले वक्तों में वहां से भी लोग यहाँ आए, तो या यहाँ से लोग वहां जाएं तो वहां पे जाके उन लोगों को मिलें। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है ना जमीन के अलावा किसी और सियारे के ऊपर जो है ना जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी, कौन कौन सी ज़रूरी शराइत हैं, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, जिंदगी को लाने के लिए वजूद में, वी नो टू एग्जिस्ट, उसको वजूद में लाने के लिए, ऑन अदर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है अजसाम में फल्की, यानी जिंदा चीज़ों को वजूद में रखने के लिए या उनको जिंदा रखने के लिए कौन कौन सी शराइत ज़रूरी हैं। ये हेवनली बॉडीज नॉर्मली आप लोग ह्यूमंस की सेंस में भी ले सकते हो कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए किन किन नेसेसरी कंडीशंस
जो है ना उनकी ज़रूरत है, या कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो नेसेसरी है इंसान की ज़िंदगी को वजूद में लाने के लिए। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसी कंडीशंस कहीं एग्जिस्ट करती हैं? सबसे पहले इंसान को ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वाटर, उसके बाद एयर और रीज़नेबल टेम्परेचर। रीज़नेबल टेम्परेचर बेटे क्या होता है? जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, एक नॉर्मल टेम्परेचर जिसको इंसान बियर कर सके। सर्दी होती है, गर्मी होती है, लेकिन इतनी हो जितना कि एक ह्यूमन बॉडी उसको बियर कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके उतना। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडरेट टेम्परेचर, रीजनेबल टेम्परेचर। दीज आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज। अदर हेवनली बॉडीज पे अदर हेवनली बॉडीज बेटे इसको हम लोग सियारे इससे हम मीनिंग ले सकते हैं कि बाकी सियारों के ऊपर उन अदर हेवनली बॉडीज वहाँ पे इंसान को वजूद में लाने के लिए इन शराइत का होना बहुत ज़रूरी है। सच कंडीशंस जनरली डोंट एग्जिस्ट, ऐसी जो कंडीशंस हैं एग्जिस्ट नहीं करती उन अदर प्लैनेट्स, बाकी सियारों के ऊपर। बेटे ये डोंट एग्जिस्ट लिखने में मैंने लिखा है, लेकिन जब आप लोग इसको क्वेश्चन में लिखोगे, एक तो आप लोगों ने इस तरह, ये जो मैं कर्सर से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरह मैंने बुलेट्स बना के जो लिखा है, ये मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा है। ये जो बुलेट्स बना के पॉइंट्स में मैंने लिखा है, ये आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा है। आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, आप लोग इसको एक फ्लो में जिस तरह आंसर लिखते हैं क्वेश्चन का वैसे ही लिखना है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको पॉइंट्स में कर दिया ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और लास्ट पे ये जो डोंट का वर्ड है, ये जब आप लिखोगे तो अपने डू अलग लिखना है, नॉट अलग लिखना है, ठीक है। नॉर्मली बोलने में हम लोग इसको डोंट बोल सकते हैं, या पॉइंट्स में, बुक में, नोट्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे या टेस्ट में आप लिखना है, आप लोग इसको डोंट नहीं लिखोगे, डू नॉट लिखोगे। तो सच कंडीशंस जनरली डोंट एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स, तो ऐसी जो कंडीशंस है किसी और सियारे के ऊपर मुमकिन नहीं है। ओके बेटे, आगे है आपका होम टास्क। तो होम टास्क में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। बेटे ये अगर आप लोग यूज़ करोगे ना मेथड, तो आप लोग एट द एंड आपके लेसन खत्म होने तक आप लोग इतने शार्प हो जाओगे कि आप लोगों को स्टेटमेंट कोई भी मैं लेसन में से बना के दे दूंगी तो आप लोग उसका आंसर मुझे कर सकोगे। तो डू द एफर्ट एट योर होम्स, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये जो एक्टिविटी है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड ईयर में आई होप कि आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग आती हो, अगर नहीं आती तो वो आप लोगों को सीखनी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको अपने वर्ड्स में ही आंसर करना आना चाहिए। दैट इज़ मोर बेटर देन टेक्सचुअल बुकिश वर्ड्स। तो ये बुकिश वर्ड से ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन को लर्न करना है, आंसर्स को लर्न करना है अच्छे तरीके से, और रीड एंड लर्न द मीनिंग्स ऑफ सिनोनिम्स। इसके अंदर कुछ वर्ड्स आए हैं, आप उनको चेंज करके उनकी जगह पे, जिस तरह हमने टाइड वर्ड पढ़ा उसकी जगह पे हमने वेव्स का वर्ड भी समटाइम्स यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने स्पेस, यूनिवर्स, ये वाले वर्ड्स पढ़े, और उसके आज हमने एक और नया वर्ड देखा है हेवनली बॉडीज, वो भी वर्ड हम उसके अल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द सिनोनिमस वर्ड्स। तो सिनोनिमस वर्ड्स के जो मीनिंग है वो, जैसे कि मैंने स्टार्ट पे ही आपको बताया कि आप लोग एक रजिस्टर के ऊपर वर्ड्स लिख लें और उनके सिनोनिमस वर्ड्स आप लोग एक साइड पे लिख लें, तो ये सिनोनिम्स के नोट्स भी आपके साथ साथ रेडी होते जाएंगे। तो रीड एंड लर्न द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो वर्ड आपको नहीं आते उनको आप लिख लें। जब हमारा इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन होगा तो आप मुझसे डिस्कस करें, पूछें। तो वैसे अगर आप लोग घर में उसको बुक से कंसल्ट करें, आप लोग देखें, जो नहीं आता फिर भी, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।